हेलो फ्रेंड्स, हम जो एनिलेजी की एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आज हम कंप्लीट उसको करने जा रहे हैं। मींस जो बाकी स्टेंजाज बचे हुए हैं जितने भी, आज सब की आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। और चूँकि फ्रेंड्स लेंदी पोएम थी तो इसलिए पीसेस में इसको स्टडी करना पड़ा हमें। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। हैप्पली some hoary-headed swain may say, of have we seen him at the peep of dawn। देखिए, पीप ऑफ डान, पीप ऑफ डान का मतलब होता है भोर के समय, यानी लालिमा के समय, भोर होते ही। और यहाँ जो हिम यूज़ हो रहा है, ये यूज़ हो रहा है फ्रेंड्स पोएट के लिए, ग्रे के लिए। और ऑफ मीन्स प्राय, हैप्पली कहते हैं परहैप्स, शायद। सम ग्रे, सम, ये होरी हेडेड मीन्स ग्रे हेयर्ड। और स्वेन, ये जो वर्ड है फ्रेंड्स स्वेन, स्वेन कहते हैं किसी कंट्री यूथ को, यानी किसी ग्रामीण को, किसी कृषक को क्या कहा जाता है? स्वेन कहा जाता है। क्लियर? यानी यहाँ ये कह रहा है कि यहाँ पोएट कहना चाह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है कि संभवतया कोई सफ़ेद बालों वाला व्यक्ति, कोई ग्रामीण वृद्ध व्यक्ति में से बताए, किसी पथिक को बताए, क्या बताए कि ऑफ हैवन वी सीन हिम, कि हमने बहुधा उसको देखा है, प्राय हमने कभी को देखा है, एट द पीप ऑफ डान, प्रातः के समय, भोर के समय। क्लियर? तो दोनों लाइन क्या हुई कि पोएट कहता है कि यह भी संभव है कि कोई सफ़ेद बालों वाला व्यक्ति, ग्रामीण व्यक्ति, किसी पथिक को बताए, किसी रास्ता चलते व्यक्ति को बताए कि उन्होंने बहुधा कवि को प्रातः के समय देखा है। ब्रशिंग विद हैस्टी स्टेप्स द ड्यूज अवे टू मीट द सन अपॉन द अपलैंड लॉन। अपलैंड लॉन, अपलैंड लॉन का मतलब है एक घास युक्त पहाड़ी। अपलैंड मीन्स पहाड़ी, और लॉन कहते हैं घास युक्त। और ब्रशिंग कहते हैं फ्रेंड्स साफ कर देना। और हैस्टी स्टेप्स मीन्स तेजी से चलते कदम, तेज कदमों से। और ड्यूज अवे मीन्स जो ओस की बूंदें हैं उनको दूर करते हुए, उनको पोंछते हुए, यानी ओस की बूंदों को पोंछते हुए। क्लियर? टू मीट, किससे मिलने के लिए? सन, सूरज से। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है कि सुबह के समय सूरज से मिलने के लिए जो घास युक्त पहाड़ी है, घास युक्त पहाड़ी पर हमने देखा है। और ऐसे देखा है पोएट को कि वो तेज कदमों से ओस को पोंछते हुए चला जाता था। यानी वो सुबह के समय, जब सुबह होती थी तो हमने उसको देखा है, वो तेज कदमों से ओस को पोंछते हुए हमने जाते हुए उसको देखा है। और घासयुक्त पहाड़ी पर सूर्योदय के समीप वो पहुंचता था। क्लियर फ्रेंड्स? स्टेंजा क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर एट द फुट ऑफ यॉन्डर नॉडिंग बीच that wreathes its old fantastic roots so high। देखिए, यॉन्डर, यॉन्डर कहते हैं फार, दूर। और नोडिंग कहते हैं सर हिलाना, सर हिलाना। और बीच, और नोडिंग बीच से मतलब है कि पेड़ों की झूलती हुई शाखाएं, पेड़ों की हिलती हुई शाखाएं। क्लियर फ्रेंड्स? बीच यहाँ ट्री के लिए यूज किया ऑथर ने। द रैट्स, और रैट्स कहते हैं माला को। ओल्ड फंटेसीज रूट, तो फंटेस्टिक रूट। और फंटेस्टिक रूट का जो मतलब है, फंटेस्टिक रूट ऑथर यूज कर रहे हैं जो स्ट्रेंज शेप्स, यानी ऐसी रूट जो स्ट्रेंज शेप्स से बनी हुई है, जो अजीब तरीके की रूट्स होती है, यानी जड़ें जो मुड़ मुड़ कर एक अद्भुत रूप धारण कर लेती हैं, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। कि वह वृद्ध व्यक्ति पथिक को ये भी बताएगा कि दोपहर के समय उन्होंने जो पेड़ है, पेड़ के नीचे झूलती हुई जिसकी शाखाएं रहती हैं और जिसकी जो रूट्स हैं वो अजीब तरीके से फैली रहती हैं, कि उन्होंने
उनके नीचे भी ग्रे को देखा है। क्लियर? हिज लिस्टलेस लेंथ एज noontide would he stretch and pour upon the brook that bubbles by। और हमने कैसे देखा है उसको? हमने जो कल कल करती हुई नदी है, बबल बाय कल कल की आवाज़ होती है, ब्रूक कहते हैं जलधारा को, नदी को, एंड पोर कहते हैं घूरना। क्या? घूरना। और कह रहे हैं कि हमने उसको ऐसे भी देखा है कि जो कल कल करती हुई नदी है, नदी के जल प्रवाह को, जो उस जल प्रवाह को ग्रे विचार मग्न होकर टकटकी लगाकर उसको देखा करता था, ऐसा हमने दोपहर के समय प्राय देखा है। तो यानी क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ? ओवरऑल स्टेंजा की बात करें तो पोएट कहना चाह रहे हैं कि कोई पथिक, कोई वृद्ध किसान किसी राह चलते हुए को बताएगा कि उन्होंने दोपहर के समय, नून टाइड, दोपहर के समय देखा है एक ऐसे वृक्ष के नीचे जिसकी शाखाएं झूलती रहती हैं, जिसकी जड़ें विचित्र रूप से फैली हुई होती हैं, और उनके नीचे, और इसी के साथ साथ जो जलधारा है, जल प्रवाह है, उसमें हमने देखा है कि विचार मग्न जो ग्रे है वो टकटकी लगाकर वहां देखा करता था। क्लियर हुआ फ्रेंड्स स्टेंजा? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हार्ड बाय यॉन वुड नाउ स्माइलिंग एज इन स्कॉर्न मटरिंग हिज वेवर्ड फैंसीज ही वुड रोव। देखिए हार्ड बाय का मतलब है बिसाइड, एंड यॉन कहते हैं यंडर को, दूर को, नाउ अब, स्माइलिंग इन स्कॉर्न कहते हैं घृणा से, और मटर कहते हैं बड़बड़ाना, मटरिंग हिज वेवर्ड रास्ते की ओर, फैंसी कल्पना होती है फ्रेंड्स, और रोव होता है टहलना। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि कभी कभी वह पास के जंगल में, यौन जो वुड है यानी पास के जंगल में वो घूमता था और अपनी जो कविताएं हैं उनको वो बड़बड़ाता था, अपनी पुरानी कविताओं की पंक्तियों को वो गुनगुनाता रहता था। क्लियर? यानी जब वो टहलता था, यानी कवि जब टहलते थे तो वो अपनी जो पास के जंगलों में घूमते थे और अपनी पुरानी कविताओं की पंक्तियों को वो क्या करते थे? गुनगुनाते थे। और कभी कभी स्माइलिंग एज इन स्कॉर्न, और कभी कभी घृणा में वो हंस पड़ते थे। क्या? घृणा से वो हंस पड़ते थे। क्लियर फ्रेंड्स? नाउ ड्रूपिंग, और अब ड्रूपिंग कहते हैं सर झुकाकर। वो फुल वैन का मतलब है बिल्कुल दुखी और पीला पड़ा हुआ। लाइक ऑन वन फॉरलोन कहते हैं दूर का, और क्रेज्ड विद केयर यानी डिस्ट्रैक्टेड विद केयर, एंड क्रॉस्ड इन होपलेस लव, और होपलेस कहते हैं निराशापूर्ण। और कह रहे हैं कि कभी कभी जो कवि है वो ऐसे अशांत दिखाई देते थे मानो चिंता और परेशानियों से वो घिरे हुए हों, चिंता और परेशानियों से, और प्रेम की जो असफलता है, विफलता है, उससे वो घिरे हुए हों, और घृणापूर्वक मुस्कुराते हुए निराश प्रेमी की तरह वो आहें भरते हुए इस जंगल में घूमा करते थे। क्लियर फ्रेंड्स? होपलेस, बिल्कुल जैसे कोई निराश प्रेमी घूमता है उसकी तरह से। कैसे? सर झुकाए हुए, बिल्कुल पीले पड़े हुए वो दिखाई पड़ते थे। क्लियर? यानी पूरे स्टेंजा को देखें तो वो कहना चाह रहे हैं कि कभी कभी वो पास के जंगलों में दिखाई देते थे और अपनी कविताओं को वो गुनगुनाते थे, कभी कभी घृणापूर्वक वो हंसते थे, और उनका जो चेहरा था वो बिल्कुल पीला पड़ा हुआ होता था, बिल्कुल ऐसे दिखाई देता था जैसे चिंता से वो पीला पड़ा हुआ हो, और प्रेम की जो निराशा है वो उनके अंदर समाई हुई हो, उससे वो आह भरते हुए दिखाई देते थे। One morn I missed him on the accustomed hill along the heath and near his favorite tree। कि वन मॉर्न, आगे जो वो पथिक कह रहा है, वो बूढ़ा व्यक्ति पथिक से कह रहा है कि एक दिन
आई मिस्ड हिम, मैं चूक गया, मैंने उसको नहीं देखा। ऑन द कस्टम्ड हिल, कस्टम्ड हिल मीन्स उसकी जो प्रिय पहाड़ी थी, अपनी प्रिय पहाड़ी पर एक दिन मैंने उसको नहीं देखा। अलोंग द हीथ, और उस बंजर जगह पर मैंने नहीं देखा। एंड नियर हिज फेवरेट ट्री, और जिन पेड़ों के पास प्राय वो घूमा करते थे, मैंने उनको वहाँ भी नहीं देखा। यानी वृद्ध किसान उस उत्सुक पथिक को यह भी बताएगा कि एक दिन उसने कवि को उसके प्रिय स्थान, उसकी प्रिय पहाड़ी और उसके जो प्रिय वृक्ष है उसके निकट उसको नहीं पाया। क्लियर फ्रेंड्स? Another came, nor yet beside the rill, nor up the lawn, nor at the wood was he। देखिए यहाँ पर एक नया वर्ड मिल रहा है आपको, रिल। और रिल कहते हैं फ्रेंड्स किसी ब्रूक को, किसी झरने को रिल कहा जाता है। और वो कहेगा कि दूसरा दिन आ गया, दूसरे दिन उसने जो एक झरना था, झरने के पास यानी झरने के किनारे भी नहीं था। नोर ऑफ द लॉन, ना ही घास के मैदान में कवि को देखा। और नोर एट द वुड ही वॉज, और ना ही उस जंगल में देखा जहाँ वो हुआ करता था। यानी अब जो कवि है, जो टॉमस ग्रे है, वो मर चुका था। यानी वृद्ध किसान उस उत्सुक पथिक को बताएगा कि उसने कवि को उसकी प्रिय पहाड़ी पर, उसके प्रिय वृक्ष के पास और उसके प्रिय स्थान पर नहीं देखा। और दूसरा दिन आ गया, दूसरे दिन ना तो वो उस प्रिय झरने के पास, ना ही लॉन के पास और ना ही जंगल में वो कभी कहीं नहीं दिखाई दिया। यानी कवि मर गया था। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए, द नेक्स्ट विद डिड ड्यू इन सैड एरी स्लो थ्रो द चर्च वे पाथ वी सा हिम बॉर्न। और अगले दिन हम क्या देखते हैं? डर्स ड्यू। डर्स ड्यू मीन्स शोक गीत इन सैड एरी। सैड एरी मीन्स एक दुखी शव यात्रा में। स्लो थ्रो द चर्च, जो चर्च के रास्ते से होकर जा रही थी, चर्च पाथ से होकर जा रही थी। और वी सा हिम बॉर्न, उसको देखा। कहाँ देखा? कफिन में ले जाते हुए देखा। क्लियर फ्रेंड्स? यहाँ जो ले यूज़ ये बॉर्न यूज़ कर रहा है, वो यूज़ कर रहा है कफिन में ले जाते हुए देखा। यानी दूसरे दिन क्या देखा गया कि कवि की जो डेड बॉडी है वो एक कफिन में ले जाकर धीरे धीरे, कहाँ ले जाई जा रही है? वो कफिन में ले जाकर चर्च की तरफ उस डेड बॉडी को ले जा रहे थे। यानी लोग कवि के मृत शरीर को एक कफिन में ले जा रहे थे। और क्या थे फ्रेंड्स? डर्जेस, यानी जो शोक गीत हैं वो गाए जा रहे थे। अप्रोच एंड रीड, अप्रोच आगे बढ़ जाना, और रीड कहते हैं पढ़ना। आओ और पढ़ो। फॉर दाओ कांस्ट रीड द ले, और उन गीत को, द ले गीत, ग्रेव्ड ऑन द स्टोन बीनीथ यू इज थ्रोन। और ग्रेव्ड कहते हैं, एनग्रेव्ड यानी खुदे हुए हैं, एज्ड कहते हैं ओल्ड, और थॉर्न कहते हैं झाड़ी बुश को। वृद्ध किसान कह रहा है कि पथिक से कि जो कवि की कब्र पर लगे पत्थर हैं, उस पर जो समाधि गीत हैं, उस पर जो गीत लिखे हुए हैं वो पढ़ो, क्योंकि वो पुराने कांटों से ढका हुआ पड़ा है। क्लियर? यानी अब कवि नहीं है इस दुनिया में, उसके लिए जो समाधि पर उसकी जो गीत लिखे हुए हैं उनको आओ और उनको पढ़ो। यानी अब कवि इस दुनिया में नहीं है, वो भी मृत्यु का शिकार हो गया है। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए अब पढ़ लेते हैं द एपिटफ। एपिटफ कहते हैं समाधि लेख। Here rest his head upon the lap of earth, a youth to fortune and to fame unknown। कवि की जो एपिटफ है वो क्या है? कवि की समाधि पर एक लेख है, वो क्या है? उसमें लिखा है कि यहाँ, हियर रेस्ट, यहाँ लेटा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ है हिज हेड। यहाँ एक ऐसा
सर दफन हुआ है, ऐसा एक सर यहाँ लेटा हुआ है, यानी ऐसा एक व्यक्ति लेटा हुआ है अपॉन द लैप ऑफ अर्थ। कहाँ लेटा हुआ है? पृथ्वी की गोद में। यानी यहाँ एक व्यक्ति पृथ्वी की गोद में लेटा हुआ है। और आ यूथ, एक ऐसा नौजवान, टू फॉर्च्यून एंड टू फेम अननोन, कि जिसके लिए भाग्य और प्रसिद्धि नहीं जिसको प्राप्त हुई। यानी एक ऐसा युवा यहाँ लेटा हुआ है जो भाग्य और प्रसिद्धि से अनजान रहा। क्लियर फ्रेंड्स? फेयर साइंस फ्राउंड, फेयर साइंस फ्राउंड यानी ज्ञान जिसको नहीं प्राप्त हुआ, जो अज्ञानी बना रहा। नॉट ऑन हिज हम्बल बर्थ, और जिसका जो जन्म है वो एक हम्बल मीन्स एक निर्धन परिवार में जन्म हुआ। एंड मेलनकली मार्क्ड हिम फॉर हर ऑन, और मेलनकली कहते हैं उदासी, यानी ही हैड अ मेलनकलिक नेचर, उसकी जो नेचर थी वो कैसी थी? मेलनकलिक थी। यानी यहाँ कवि का जो समाधि लेख है वो क्या है कि यहाँ पृथ्वी की गोद में एक ऐसा नौजवान लेटा हुआ है जो भाग्य और जो प्रसिद्धि है उससे अनजान रहा। उसका जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ। उसकी जो नेचर थी वो कैसी थी? वो विषादी थी, यानी लड़ने झगड़ने वाली थी। और सौभाग्य और जो सुप्रसिद्धि है उससे वो अपरिचित रहा, लेकिन फिर भी इस युवा ने ज्ञान और विद्या का अर्जन किया, इसने ज्ञान और विद्या पाई। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। लार्ज वॉज हिज बाउंटी, देखिए जो बाउंटी है, बाउंटी कहते हैं उदार। एंड हिज सॉल सिंसियर, और सिंसियर यहाँ यूज हो रहा है ट्रू के लिए। हेवन डिड अ रिकम्पेंस एज लार्जली सेंट, और रिकम्पेंस कहते हैं फ्रेंड्स मुआवजा या क्षतिपूर्ति। और लार्जली सेंट यानी गुणों द्वारा, जो बड़े गुण थे। यहाँ कहना चाह रहा है कि जो कवि है उसका दिल महान था, निष्ठावान था, दयालु था, और उसकी जो गरीबी है उसकी जो पूर्ति ईश्वर ने की थी वो कैसे की थी? लार्जली सेंट, यानी उसको बहुत सारे सद्गुण देकर, बहुत सारे गुण देकर ईश्वर ने उसको जो गरीबी दी है उसकी क्षतिपूर्ति की थी। यानी कोई गरीब व्यक्ति भगवान बनाता है तो उसको कंपनसेट कर देता है कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज उसको देकर। क्लियर फ्रेंड्स? यानी उसका हृदय जो था कैसा महान था, वो उसकी जो सॉल है, आत्मा है, वो दयालु थी, निष्ठावान था, और ईश्वर ने उसकी गरीबी की पूर्ति उसको गुण देकर की थी। He gave to misery all he had, a tear he gained from heaven a friend, it was all he wished, a friend. क्लियर? देखिए यहाँ जो वर्ड यूज हो रहा है मिजरी, मिजरी कहते हैं दुखी व्यक्ति, और टीयर यहाँ यूज हो रहा है आंसू, और आंसू किसकी बात हो रही है? अ टीयर ऑफ सिंपैथी। और गेंड कहते हैं प्राप्त करना फ्रॉम हेवन, ईश्वर से। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि उसने जो किया उसने ईश्वर से प्राप्त किया, उसने प्रभु से क्या की? दोस्ती की। एज ए फ्रेंड, वो ईश्वर ने, उसने प्रभु की से दोस्ती की और आशीर्वाद उसको मिला, और वो यही चाहता था। यानी उसने जो उसके दुखी साथी थे, साथियों को अपना सब कुछ दे दिया। ही गेव टू मिजरी ऑल ही हैड, अपने जो मिजरी मीन्स जो दुखी साथी थे उनको ऑल ही हैड, जो भी उसके पास था वो उसने दे दिया। अ टीयर ऑफ सिंपैथी, एक सहानुभूति भी उसको उनको दे दी, एक सहानुभूति का आंसू दे दिया। और उसको जो प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ? ईश्वर से उसने दोस्ती की, और जो भी उसको प्राप्त हुआ ईश्वर का आशीर्वाद मिला, एज ऑल ही विश्ड, जिसको वो चाहता था। यानी वो केवल और केवल ईश्वर का आशीर्वाद चाहता था जो उसको प्राप्त हो गया। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और लास्ट स्टेंजा है, नो फार्दर सीक हिज मेरिट्स टू डिस्क्लोज। सीक प्रयास करना, प्रयत्न करना, हिज मेरिट्स उसके सद्गुणों को, टू डिस्क्लोज यानी डिस्क्लोज करना, रिवील करना। और ड्रॉ हिज फ्रेलिटीज फ्रॉम देयर ड्रेड अबाउट, और
ड्रो खोजना हिज फ्रेलिटीज वीकनेस को, यानी अब कहना चाह रहे हैं, पोएट कहते हैं कि अब उसके गुण और सद्गुण ढूंढने का प्रयास ना करो, क्योंकि वो तो चला गया है, दफन हो गया है, जो उसकी कब्र है उसमें वो दफन हो गया है। There they alike in trembling hope repose the bosom to his father and his God। और कह रहे हैं कि जो प्रभु के हृदय में जो हम सबका फादर है, हम सबका पिता है, उसके बोझम में, उसके हृदय में क्या है, गुण अवगुण समा गए हैं। जो उसकी मेरिट्स हैं और डिमेरिट्स हैं, जो भी उसकी मेरिट्स हैं और फ्लैरिटीज़ हैं, वो अब कहाँ समा गई हैं, जो ईश्वर है, जो हम सबका पिता है, उसके हृदय में उसके गुण और अवगुण समा गए हैं। यानी उसके गुण उसे प्रभु की कृपा का पात्र बनाते हैं, और जो उसके भाग्य हैं, जो उसके यानी दुर्भाग्य हैं, यानी जो उसके अवगुण हैं, वो उसको क्या कर देते हैं फ्रेंड्स, ट्रेम्बल कर देते हैं, यानी उसको भय से कपा देते हैं कि और भय से कपाने का मतलब क्या है कि ऐसा ना हो कि एक जो ईश्वर के सामने खड़ा होके, जिसे हम कहते हैं कयामत का दिन आएगा, कयामत का दिन आए यानी जब अंतिम समय आए, तो ईश्वर के सामने खड़ा होके उसको क्या हो, उसके जो अवगुण हैं वो उसको डरा देंगे। यानी ईश्वर के समय होकर सामने जब इंसान अंतिम समय खड़ा होता है, तो जो अवगुण है उनके कारण वो कांपने लगता है। क्लियर? तो कहना चाह रहे हैं कि पोएट कह रहे हैं कि अब उसके जो गुण अवगुण हैं पोएट के, यानी कि टॉमस ग्रे के, जो अब चला गया है, ईश्वर के पास चला गया है, कब्र में चला गया है, तो उनको अब डिस्क्लोज मत करो। जो हैं वो चले गए हैं, वो दफन हो गया है। उसके जो कमजोरियां हैं उनको भी अब मत देखो, वो सब कहाँ है, ईश्वर जो सब परम पिता है उसके वक्ष स्थल में वो सब समा गए हैं, उसके हृदय में समा गए हैं। उसके जो गुण हैं उसे प्रभु की कृपा का पात्र बनाते हैं, और जो अवगुण हैं वो उसे भय से कपा देते हैं, और वो तो अंतिम समय की अब प्रतीक्षा कर रहा है। क्लियर फ्रेंड्स? तो स्टेंजा ये लास्ट था, और इसी के साथ जो इलेजी हमारी ये कंप्लीट हो जाती है। आई होप एंजॉय कर रहे होंगे, और जो टेक्स्ट है वो बढ़िया से आपको समझ भी आ रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नई पोएम को स्टार्ट करते हुए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।